नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। आज के इस रूबरू कार्यक्रम में एक और शख्स से आपकी मुलाकात। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हम आपसे एक साहित्यकार से, एक वरिष्ठ साहित्यकार से मुलाकात कराते हैं और उसके उन अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं, आपको अवगत कराते हैं जो देश और दुनिया से अभी तक छूते रहे। आज उसी श्रृंखला में, उसी खड़ी में हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय निशानंदिनी भारती जी, डॉक्टर निशानंदिनी भारती जी। आप आसाम से हैं। आइए उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में, उनके साहित्यिक सफर के बारे में। जी नमस्कार जी। नमस्कार। जैसा कि हमारे ये कार्यक्रम है रूबरू, इसमें हम भारत के किसी भी भाषा के साहित्यकार के बारे में, उनके जो जीवन के संघर्ष के बारे में चर्चा करते हैं कि उनका साहित्यिक सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किस तरह से शुरू हुआ और क्या क्या जीवन में गतिविधियाँ आई और किस तरह से आप पहुँचे। जाहिर सी बात है कि किसी को कोई चीज़ विरासत में तो मिलती नहीं, और जहाँ तक मुझे जानकारी है साहित्य आपको विरासत में नहीं मिलता। जो कुछ आज आप हैं, संभवतः आप अपने संघर्ष के बल पर हैं। आपने कैसे सोचा कि मुझे लिखना चाहिए या क्या करना चाहिए? जी। यह संघर्ष तो हर क्षेत्र में ही है और साहित्य में कुछ ज़्यादा ही है। तो मेरा जो लेखन की यात्रा शुरू हुई है वो बचपन में ही मुझे बहुत सारी पत्रिकाएं और सब पढ़ने का शौक़ था। और विरासत तो मैं नहीं कहूँगी, पर मेरे पिताजी से कहीं ना कहीं मुझे जीन में मिला है। मेरे फादर वैसे तो चीफ इंजीनियर थे शुगर फैक्ट्री में, पर वो बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे और उन्हें बहुत शौक़ था पुस्तकों का पढ़ने का। तो घर में काफ़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें, सत्याग्रह प्रकाश और गांधी जी की आत्मकथाएं और बड़े बड़े संत महात्माओं की, वो हम पढ़ते रहते थे। और हम बच्चों की भी कुछ पुस्तकें आती थी, तो वो जो एक कीड़ा था पढ़ने का, वो तब लग चुका था। मूल रूप से तो आप रोहिलखंड से हैं ना? हाँ, मैं क्या कहते हैं रामपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और फादर क्योंकि वहाँ जॉब में थे इसलिए वहाँ की हूँ। और मूल रूप से मेरे फादर कलकत्ता के थे। और उसके बाद मध्य प्रदेश में सेटल हो गए थे। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है खजुराहो के पास में जी। तो वहाँ के, तो वो पिताजी का जो था बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो वहीं से रुचि हमें मिलती गई, हम भी पढ़ते रहे। और मेरे सभी बहन भाई पढ़ने में बहुत अच्छे थे। हम 9 बहन भाई हैं और सभी अपने अपने सब टॉपर रहे हैं जी। तो बस वो एक शिक्षा का पढ़ने का रुझान था, उधर मैगजीन पत्रिकाएं पढ़ते रहते थे और इस तरह हमारी रुझान जो था लेखन में भी हुआ। और उसके बाद जो कहूँ कि जो बढ़ावा मिला वो ऐसे मिला, जब हम स्कूल में थे तो हम वाद प्रतियोगिता में और आशु लेखन, हाँ, जो स्कूल की उस समय प्रतियोगिता होती थी, तो उसमें हमेशा प्रथम आते थे। तो वहाँ भी अध्यापिकाओं ने सराहाया, तो बस उससे आगे बढ़ता गया सफ़र। फिर कॉलेज में आए तो भी यही चलता रहा कि कॉलेज में हमारी आशु कविता प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता, और उसमें भी हम हमेशा ही प्रथम आते थे। तो हमारी जो लेक्चरर थी वो भी सराहती थी। तो बस हमें लगा कि शायद हम लिख सकते हैं, और फिर वो लेखन का सफ़र जो है बढ़ता चला गया इस तरह। तो हमने पहला उपन्यास, मुझे जहाँ तक पहली कविता तो मैंने लिख ली थी क्लास 10 में लिखी थी, और मैं सुमित्रानंदन पंत से बहुत प्रभावित थी। जी। तो उनके उस पर ही मैंने एक प्रकृति के चितेरे कवि रहे। जी, बस उस पर एक कविता लिखी थी। और उसके बाद एक बचकानी कविता कहूँगी तो वो 7th में तुकबंदी कर ली थी। और पहला बाल उपन्यास 7th का दौर तो ऐसा शायद 80 से पहले का रहा होगा। पहली कविता का जो दौर है, हाँ, वो 77 में मैंने मैट्रिक किया है। तब मैंने पहली कविता लिखी थी जी। था चांदनी रात का प्रथम पहर में लेटी थी अपने प्रांगण में, कुछ इस टाइप की कविता थी वो जी। तो प्रकृति से रिलेटेड थी जी। तो बस ये सफ़र चलता रहा और चल रहा है आगे। लेखन तो एक तपस्या है, कर रहे हैं और काफ़ी कुछ लिख चुके हैं, पर अभी ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत बड़े लेखक या साहित्यकार बन चुके हैं। बस प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पहली जिस तरह से जब आप वहाँ पर जो आपका अध्ययन काल है, जो आपकी पढ़ाई का काल है, वो रामपुर है, तो उस समय भी तो जो वहाँ प्रवेश जो आपको मिला, साहित्यिक प्रवेश ही मिला होगा, या अंदर से एक ललक थी कि कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है,
या साहित्य में ही मुकाम बनाना? हाँ, तो परिवेश जो था बोले मुझे अपने विद्यालय और कॉलेज में वो साहित्यिक परिवेश मिला जी। कुछ हमारे जो लेक्चरर वगैरह थे वो बड़ी साहित्य में उनकी रुचि थी। आपने बड़ी कॉलेज में? हाँ, पुरानी बात आपने खो दी है तो मैं बताऊं कि हमारी हिंदी की ही हमारे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर सुमन अग्रवाल। कौन से कॉलेज में? ये हमारे रजा डिग्री कॉलेज रामपुर, रजा डिग्री कॉलेज रामपुर का। तो वो बहुत अच्छा लिखती थी, तो वो मुझे कई बार कुछ कोटेशन लिख लिख के देती थी और उस समय हम बीए में थे और बाद में एमए भी वहीं से किया। तो उनको देख देख के हमें लगा हम भी लिख सकते हैं, हम भी कुछ लिख के उनको दिखाते थे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। उन्होंने कहा कि अरे निशा तुम तो बहुत अच्छा लिख लेती हो। तो परिवेश ऐसे ही मिलता गया और बस सफर चलता गया। ये कहा जाए कि जो आपके प्रथम साहित्यिक गुरु हैं, आपकी वो बीए के प्राध्यापक हैं हिंदी की, प्रथम तो मैं सराहने वाले जो आगे बढ़ाने वाले अपने पिताजी को श्रेय दूंगी जी। क्योंकि हमारे फादर बहुत ज़्यादा मतलब चाहते थे कि हमारे सब बच्चे शिक्षा में और अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छे निकले। पढ़ने की उन्होंने कभी मना नहीं किया। उस समय उस जमाने में जबकि लोग पढ़ाते नहीं थे लड़कियों को और वो कहते थे नहीं बीए करो, एमए करो, बीएड करो, पीएचडी करो, जो पढ़ना पढ़ो, पढ़ने की मनाही नहीं। तो पहले फर्स्ट तो मेरे फादर थे और उसके बाद जो थी मेरी हाँ डॉक्टर सुमन अग्रवाल जो हैं वो मैं कह सकती हूँ साहित्य के क्षेत्र में पहली गुरु हैं जी। क्योंकि उन्होंने काफ़ी सराहा मुझे और बहुत अच्छी लेक्चरर थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी। अभी कुछ दिन तक मेरा संपर्क था उनसे और अब 2-4 साल हो गए कोई संपर्क नहीं है। वो कानपुर में आ गई थी जी। तो इस तरह बस हम कहीं ना कहीं से सीखते हैं तो सीखते चले गए भैया। नहीं, माता जी भी तो बड़ी विद्वान थी आपकी, जैसा बताया गया पीछे की जिसमें हम चर्चा करते हैं। वो भी बड़ा एक तरह से कंट्रोल रखती थी शिक्षा पर, आप सभी पर। हाँ, मेरी जो माँ थी वो मैं आपको बताऊँ भैया उस जमाने की 8वीं पास थी। तो उस जमाने का 8वीं पास भी बहुत मायने रखता था। तो हाँ, उन्हें भी था कि हम बच्चे खूब पढ़े अच्छे से और ध्यान रखती थी हम लोग का, और जब हम पढ़ते थे तो हमें डिस्टर्ब नहीं करती थी। तो माता पिता दोनों का ही ऐसा था कि हमारे सब बच्चे पढ़ाई में और आगे बहुत संस्कारी अच्छे निकले। और वो मैं कहूँगी कि भगवान की कृपा है कि हम सभी बहन भाई जो हैं सिर्फ पढ़ाई में नहीं एक संस्कार के क्षेत्र में भी संस्कारी भी सभी हैं और सभी अच्छे ही निकले हैं। हम 5 बहनें हैं और 4 भाई, जिसमें से एक बहन मेरी दीदी अभी नहीं रही जो लखनऊ में थी कुछ समय पहले कार एक्सीडेंट में वो नहीं रही। तो माता जी का माँ का भी बहुत सहयोग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बच्चा तो माँ के ही संस्कार लेता है ज़्यादा, तो माँ जैसा सिखाती थी वही हमने आज सीखा है। तो ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि पिता तो हैं ही एक नींव होते हैं घर की, लेकिन माँ जो है वो पूरी तरह बच्चों पर संवारने संस्कार देने का काम करती हैं। तो माँ का भी बहुत सहयोग है। पीछे जैसे जब आपकी शिक्षा का दौर चला, जैसे आपने बीए किया, वहाँ से एमए हिंदी किया, तो उसके बाद पीएचडी भी कर रही थी उसी दौरान आप? हाँ, ये पर चर्चा कर रही थी कि भैया मेरे पीएचडी बीच में। हाँ, ये आपने बहुत पुरानी बात आपने निकाल दी है। 83 के आसपास। हाँ, 83 में मैंने क्या कहते हैं एमए कर लिया था। कहाँ से किया था, कौन से कॉलेज से? एक वही रजा डिग्री कॉलेज से, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से जी। तो 84 में मैंने मैं बीएड नहीं करना चाहती थी, मैं पीएचडी करना चाहती थी। तो मेरे फादर जो थे, क्योंकि हम इतने बहन भाई भी थे और सब उस समय था कि भाई 18-20 साल की हो गए अब शादी करना है, तो फादर ने कहा आप 21 साल की हो गई अब तो शादी करना है, तो पीएचडी मत करो, तुम बीएड कर लो, पीएचडी तुम बाद में करना। तो उन्होंने मुझे बीएड में जबरदस्ती डाल दिया और मैं आज खैर वो भी मैं बहुत पिताजी का ही कहूँ कि आभार है क्या कि वह कम से कम मैंने बीएड कर लिया। और वो बस 21 साल में बीएड के बाद एमए बीएड कर मेरी विवाह हो गया और विवाह होकर हम ग्वालियर आ गए। ग्वालियर ससुराल है हमारी। और पीएचडी तो मैंने अभी इस उम्र में आके, अभी मैं 60 साल की हो जाऊंगी सितंबर में, तो अभी 2-4 साल पहले ही मैंने पीएचडी की है। और उसके बाद मैंने तिनसुकिया में रह के 2 एमए और किए इग्नू से, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी में। अच्छा, फिलोसफी और सोशियोलॉजी में और एमए किया। तो बस ये शिक्षा का सफ़र भी चलता रहा, लेखन भी चलता रहा भैया। तो और 30 साल स्कूल में जॉब किया। 30 साल 15 साल कॉलेज में किया, तिनसुकिया कॉलेज, वुमेंस कॉलेज, और 15 साल मैंने विवेकानंद केंद्र विद्यालय में किया। एक स्कूल था पाइनवुड रेसिडेंशियल स्कूल, उसमें वाइस प्रिंसिपल थी जी। तो बस ये काम चलते रहे और अब चल रहे हैं आगे।
लेकिन जिस तरह से आपका हिंदी भाषा का काम है, मूल रूप से आप हिंदी भाषा की साहित्यकार हैं, हिंदी की विधाओं के साहित्यकार हैं, और जिस तरह आप वर्तमान समय में तिनसुकिया असम में रहती हैं, वहाँ पर मूल जो भाषा है आसमी है और बोडो है, वहाँ पर हिंदी में काम करना, हिंदी में लिखना, और एक आपकी बड़ी चर्चित संस्था है इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल, जिसके आप संस्थापक हैं और विदेश प्रभारी हैं और कई सारे पदों पर हैं, उसके मार्फत आपने वहाँ पर हिंदी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रसार प्रचार किया है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में। तो कैसे कर पा रही हो आप? बस ये तो मैं कहूँगी कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है जी। अपनी विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। थोड़ा मुश्किल तो आता है क्योंकि वहाँ असमिस का वर्चस्व है और हिंदी भाषा को लोग बोलना तो सभी लोग जानते हैं, पर लेखन में और पढ़ने में ज़्यादा असमिस का है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि अगर हम किसी काम में जुट जाते हैं और वो काम करें तो असंभव तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो हमने भी यही किया, अपनी इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल संस्था को भी वहाँ खड़ा किया, काफ़ी सारे कार्यक्रम वहाँ किए, और इंद्रप्रस्थ को वहाँ खड़ा करने का एक और भी जो हमारे लिए रास्ता साफ हुआ जो था कि इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल जो हमारी संस्था है वो कोई एक भाषा को लेकर नहीं है, हिंदी भाषा को लेकर नहीं है, वो सभी भाषाओं को समेटे हुए, सभी संस्कृतियों को समेटे हुए हैं। तो हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया। हम उसमें जब हमारा बिहू फेस्टिवल आता है तो इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल के नीचे हम बिहू फेस्टिवल भी करते हैं, और वहाँ के लोग भी बहुत प्रसन्न होते हैं इस चीज़ से कि ये संस्था इतनी अच्छी है कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सारी संस्कृतियाँ जो भी हैं वो भारत की हैं, सारी भाषाएं वो भारत की हैं, और असमिया भाषा ऐसा नहीं है, बहुत मीठी बहुत मधुर भाषा है और हिंदी के काफ़ी करीब है। अगर आप उसके कुछ शब्द सुनेंगे तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि इसमें कोई अंतर नहीं है। अभी मैं अगर बोलूं आपसे भैया कि तुम्हारा नाम किया से, तो आप समझ जाएंगे कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मूल नाम निशा गुप्ता, मूल मतलब मेरा की जगह बोल दिया मूल नाम। तो ऐसा कुछ बहुत कठिन नहीं है। लिपि थोड़ा सा अलग है जो बांग्ला से मिलती है और उड़िया से मिलती है, पर बोलने में समझने में बहुत मीठी बहुत मधुर है। मैं तो लालायित रहती थी उसको सीखने के लिए, और जब मैंने बोलना सीखा तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे असमिया बोलना आ गया। तो ऐसा, और अभी इंद्रप्रस्थ संस्था वहाँ बहुत अच्छे से काम कर रही है पूर्वोत्तर में, और उसका मुख्य कारण यही है जैसे मैंने बताया कि हम सारी संस्कृतियों के लिए काम करते हैं। वहाँ के नामघर संस्कृति क्या है, वहाँ के फेस्टिवल क्या है, और चाहे वो असम की संस्कृति हो, बंगाली भी वहाँ उनकी हो, चाहे मारवाड़ियों की हो, हर संस्कृति के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमारी जो अभी संस्कृतियाँ आ रही है वो सब विलुप्त होती जा रही है। तो उनको हमें फिर से लाना, और ये इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल संस्था कर रही है, उस संस्कृतियों को फिर से स्थापित कर रही है, क्योंकि वो लोग उनसे पीछे हट रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हो रही है कि जैसे यहाँ पर हम लोग दिल्ली में बैठ कर ऐसा सोचते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी का प्रसार प्रचार करना बहुत कठिन है, लेकिन आप वहाँ बड़े अच्छी तरह से हिंदी अन्य भाषाओं को तो कर ही रही हैं, लेकिन हिंदी भाषा का भी प्रसार प्रचार जमीनी लेवल पर कर रही है। हाँ, उसमें एक मैं कहूँगी कि मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हमने वहाँ जोड़ा है लोगों को। तो उसका एक कारण मैं बताऊंगी कि मैंने वहीं आसाम की संस्कृति को लेकर ही हिंदी में पुस्तकें लिखी। अच्छा। तो लोग बहुत खुश हुए। भारत का गौरव असम, असम की गौरवमयी संस्कृति, मेरी 2 पुस्तकें हैं जिसमें मैंने छोटी छोटी चीजें आसाम की उसमें डाली हैं। वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी लाचित बरफुकन, वीरबाला, ये कनकलता बरुआ, सबको लिया है उसमें, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वहाँ की संस्कृति की, खान पान पहनावा सब कुछ लिया है। तो जब लोगों ने ये देखा कि ये हिंदी के द्वारा ये काम लेखन करके ये तो पूरे भारतवर्ष में पहुंचेगा, तो लोग बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अगर हम असमीज में लिखेंगे तो वो असम में ही रहेगा। तो हिंदी के द्वारा तो मैंने उन पुस्तकों को विदेशों तक भी पहुंचाया है। तो विदेशों में भी जो हमारे हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, तो ऐसा कोई इतना कठिन नहीं रहा सफर, और अब सभी लोग जानने लगे हैं। और मैं तो अभी 39 ईयर्स आसाम में हो गए रहते हुए, तो मैं वहाँ की संस्कृति में रच बस गई हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं अब यूपी से उत्तर प्रदेश से। अच्छा दीदी, जिस तरह से हम लोग आपके साहित्यिक सफर की चर्चा कर रहे हैं कि
हर साहित्यकार का एक सपना होता है और एक सोच होती है। जिस समय आपकी पहली पुस्तक प्रकाशन के रूप में आई, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? तो बहुत खुशी की बात होती है जब जी। प्रकाशित होती है। ये बड़ी लंबी बात है, अगर आप बिल्कुल, मैं बताऊँ बिल्कुल, आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी पहली पुस्तक थी, मैंने एमए में 2 बाल उपन्यास लिखे थे, जादूगरनी हलकारा, उसका सेकंड पार्ट जादुई शीश महल, जी, और एक एमए में लिख लिए थे, और एक भावगुल, एक काव्य संग्रह। जी, और मैं विवाह होकर ग्वालियर गई, वहाँ भी भाई अपना ससुराल के काम में रह गए, बिल्कुल, जो भी था बिल्कुल। काम विवाह के बाद। तो हुँ। फिर जब सुखिया गए आसाम, तो वहाँ देखा कि हिंदी का तो कुछ है नहीं प्रकाशन। हुँ। तो मैं बड़ी चिंता में रहती थी कि पुस्तकें मुझे प्रकाशित करवाना है, कहाँ से कराऊँ। जी। तो ये 2007-8 की बात है। मेरी बेटी डीयू में एडमिशन लेने आई थी। जी। तो मैं उसके साथ अपना जो पांडुलिपि थी, उस समय तो हम लोग लिखते नहीं थे, पांडुलिपि लेकर घूम रहे थे, और हम कमला नगर में घूम रहे थे। तो हम 15 दिन यहाँ रुके थे, और मैं अपनी बेटी को बोलती थी कोई भी प्रकाशक देखते चलो। तो वहाँ हमें जनवाणी प्रकाशक दिखा। जी। तो हम पहुँच गए अपनी पांडुलिपि लेकर। वहाँ लालजीत सिंह एक वृद्ध व्यक्ति थे। जी। हमने उनसे कहा कि आप पुस्तकें छापते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, क्या है, तो दिखाइए। तो हमने अपनी पांडुलिपि सब दिखाई, उन्होंने थोड़ा पढ़ा, उसके बाद बोला ठीक है, ये बन जाएंगी आपकी किताब। और उन्होंने हमें कहा कि आप 2000 रुपये दे दीजिए। हमने दे दिए, और उन्होंने हमें बिल वगैरह दिया बाकायदा। और आप विश्वास करेंगे कि उस समय उन्होंने वो 1-2-3 किताबों के मुझसे 3 किताबों के टोटल 5000 रुपये लिए थे। जी। और वो उन्होंने 3 किताबें मुझे 5000 में 2008 में छापकर घर में मेरे पहुंच गई। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी रचना को एक पुस्तक का रूप मिल गया। तो वो इस तरह का सफर था। लिख तो ली थी वो एमए में जब मैं थी, 83 की बात है, लेकिन जी। प्रकाशित हुई 2008 में। 2008 में। उसके बाद तो फिर पुस्तकों का प्रकाशन का सिलसिला चल पड़ा। फिर इनसे जनवाणी बहुत बड़ा प्रकाशक है। फिर मंजुली प्रकाशन से भी आपकी हाँ, मंजुली से भी आई है। मंजुली से 2 प्रकाशन, 2 पुस्तकें आई हैं। प्रतिमा प्रकाशन से आई, उनसे भी 2 आई हैं जी। और ग्रंथ भारती से 6 आई हैं। और साहित्य भूमि से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साहित्य भूमि का 2 है, लिटरेचर लैंड और साहित्य भूमि, तो दोनों संस्था, उनसे मिलाकर 29 करीब पुस्तकें हैं। अब टोटल कितनी पुस्तकें आपकी हो गई? अब जो इन हैंड प्रकाशित होकर आ गए वो 68 हैं। 2 अभी प्रकाशन में हैं, तो सब मिला के 70 हो जाएंगे। अच्छा, बधाई। लेकिन ये सारी तो कई अन्य विधाओं, कुछ तो जीवन परिचय हैं, कुछ कहानी हैं, कुछ काव्य संग्रह हैं, कुछ उपन्यास हैं, अलग अलग 21 काव्य संग्रह हो गए हैं जी, जिसमें गीत संग्रह भी है और प्रबंध काव्य भी है जी। एक प्रबंध काव्य, गीत संग्रह, और सब मिला के 21 हो गए। और उसके बाद क्या कहते हैं, जिस तरह से दीदी आपका ये साहित्यिक सफर शुरू हुआ, जिस तरह से आप बता रही हैं कि मेरे 70 के आसपास पुस्तकें हैं बाजार में, तो कई सारे उसमें हैं, प्रबंध काव्य हैं, काव्य संकलन हैं, गद्य में हैं, कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं। लेकिन और एक और नई बात जो मुझे पता चली कि अब आपकी कुछ किताबें हैं, कुछ कहानियाँ कई अलग अलग यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी हैं। जी जी। तो अभी एक तो मेरा एक जीवनी है कनक ज्योता बरुआ की जी, वो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में चल रही है और 2 साल हो गए उसको लगे हुए जी। और अमरावती विश्वविद्यालय में एक कविता लग रही है, प्रयत्न नाम है कविता का जी। वो 5 साल हो गए उसको। और इस बार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भी एक प्रबंध काव्य है, देखो सूरज खड़ा हुआ पुस्तक का नाम है, उसमें से उन्होंने कुछ भाग लेने के लिए रखा है कि वो हम लेंगे उसमें। तो इस तरह और कुछ शिशु गीत, बाल साहित्य की रचनाएं हैं, शिशु गीत है, बाल कहानी संग्रह है, वो तिनसुकिया के बहुत सारे स्कूलों में वो पढ़ाई जा रही है जी। तो ये इस तरह का कार्य चल रहा है अभी। लेकिन जिस तरह से आप ये प्रयास नहीं करेंगे जैसे CBSE या NCERT वाले सिलेबस में भी भविष्य में आपके साहित्य में से कुछ आए? देखिए भैया, प्रयास तो रहता ही है और सब चाहते ही हैं कि कोर्स में हम, साहित्यकार तो यही चाहते हैं कि भाई कोर्स में हम आए और हम लोग पढ़े बच्चे हमारा, लेकिन इतनी हमारी अप्रोच नहीं है कि हम हाँ कि CBSE तक कभी कर पाए। तो मैं तो इसके लिए आपको ही कहूँगी कि अगर आपकी अप्रोच हो तो मेरा कुछ CBSE के लिए करिए, क्योंकि मेरा लेखन जो है वो इसी तरह का होता है कि वो कोर्स में लिया जा सके।
चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो, मेरा लेखन इसी टाइप का है, कहानियाँ भी इस तरह की हैं। तो प्रयास कर रहे हैं, आगे देखिए। नहीं, जिस तरह से ये सारी रचनाएं हैं और जिस तरह से आप बराबर लिख रही हैं और अभी भी कुछ आपकी जो पुस्तकें हैं प्रकाशनधीन हैं, अब फिर किस तरह से मैनेज करती हैं इसको? किस तरह से आप समय निकालती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं? अब समय तो भैया ऐसा कि देखिए, जब मैंने जॉब करती थी तब तो बहुत कम समय होता था। अब मैंने 2019 में बीआरएस ले लिया था और उसके बाद विवेकानंद केंद्र विद्यालय में थी तब। जहाँ पढ़ाती थी? जी, विवेकानंद केंद्र विद्यालय, ये कन्याकुमारी से चलते हैं, सीबीएसई स्कूल होते हैं जी। और उसमें मैं वरिष्ठ अध्यापक थी। मैं 11th-12th क्लास लेती थी हिंदी का। और तो वहाँ पर से जब मैंने 19 में बीआरएस ले लिया, उसके बाद मुझे समय काफ़ी मिल गया और मेरे बच्चे भी बाहर रहते हैं। तो बेटा मेरा यूएस में है, वेल सेटल है, और एक बेटी लंदन में है और एक बेटी पोलैंड में है जी। तो अब समय है, तो अभी मैं आराम से सामाजिक कार्य भी करती हूँ, लेखन कार्य भी करती हूँ, घर भी देखती हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है कि व्यक्ति की अगर इच्छा है तो वो सारे जगह सब क्षेत्रों को संभाल कर सकता है, और नहीं इच्छा है तो एक भी नहीं कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरे मानना है। बिल्कुल। और हम लोग तो जब बचपन में पढ़ते थे भैया, जब स्कूलिंग में थे तब भी हम, जैसे विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हमारा स्कूल था, और तब भी हम पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज में भाग लेते थे। कनक मोहिनी वर्मा हमारी प्रिंसिपल थी और अभी भी हैं वो। मैं तो कहती हूँ भगवान उनको बहुत लंबी आयु दे, हमारे साथ फेसबुक में जुड़ी हैं वो। मेरा कोई भी लेखन होता है, फेसबुक में जाता है या यूट्यूब में जाता है, सबसे पहले हमारी कनक मोहिनी दीदी पढ़ती है। अच्छा। और वो 80+ की होंगी, 90 के आसपास, और वो बहुत सराहती हैं हमें। और जब हम लोग क्या कहते हैं, मुझे आज भी याद आता है कि हम 2-3 गर्ल्स थे, जब 10th में हम फर्स्ट आए थे, तब सबसे पहले हरवंश, इकबाल और मैं, निशा, हम 3 थे जो फर्स्ट आए थे 10th में। हरवंश कौर, इकबाल कौर, हाँ। तो वो सबसे पहले उन्होंने असेंबली में ये बोला था, ये हमारे 3 सितारे हैं और ये तीनों सितारे जब चमकेंगे आकाश में तो मैं उन्हें देखूंगी। तो आज जब वो मुझे इस मुकाम पर देखती हैं तो बहुत खुश होती हैं और वो कहती कि निशा देखो, हमने तुम्हें कहा था कि तुम हमारे सितारे हो। तो इस तरह विद्या मंदिर स्कूल में भी हमें बहुत अच्छा लगता था और वहाँ की जितनी भी अध्यापिकाएं थी और विशेषकर हमारी प्रधान अध्यापिका जो थी बहुत सराहती थी। और कॉलेज में तो फिर मैंने बताया रजा डिग्री कॉलेज, तो उसमें भी हम पढ़े, तो वहाँ की भी जितनी हमारी थी, शन्नो अग्रवाल हमारी एक टीचर थी, सुमन अग्रवाल एक हमारी साइकोलॉजी की थी, किरण अग्रवाल मैम, तो सभी हमें बहुत मतलब सराहती थी। और हम उस समय ना सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं रहते थे, मैं स्पोर्ट्स चैंपियन थी भैया कॉलेज लेवल। अच्छा। बीए की कॉलेज लेवल की स्पोर्ट्स चैंपियन थी, तो एथलेटिक्स की वो भी, और बैडमिंटन वगैरह भी था, टेबल टेनिस और बैडमिंटन भी मेरा टीम गेम था। तो आपने जैसे बोला, तो उस समय से हमको हैबिट थी कि मैं 3rd फर्स्ट क्लास रही हूँ, मैट्रिक से एमए बीएड तक, और बाद में 2 एमए और किए, सब मेरा फर्स्ट डिवीजन में। तो जब हमारी तब भी ऐसे था कि हम पढ़ते भी थे, स्पोर्ट्स भी खेलते थे, डिबेट भी करते थे, लेखन भी करते थे, घर का काम भी करते थे। ऐसा नहीं है कि घर का काम नहीं करते थे। तो ये सब अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, समय को हमें कैसे बांटना है, कैसे चलना है। हमने वैसे अपने समय को बांट रखा था और सब काम करते थे। आकाशवाणी में भी कार्यक्रम देते थे, रामपुर आकाशवाणी में ये 80 से 83 तक आपकी पसंद शाम को एक कार्यक्रम आता था, उसमें निशा गुप्ता और सुहेल खान के नाम से, सुहेल खान से हम आपकी पसंद कार्यक्रम सुनिए, तो वो हमने काफ़ी समय तक वो कार्यक्रम किया उसमें। तो कार्यक्रम इस तरह, आपने जैसे कहा कि कैसे मैनेज करते हैं, तो ये सब इच्छा शक्ति है और करने की इच्छा है तो व्यक्ति। बाकी एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपके नाम आकाशवाणी की तरफ से, शायद उनका मतलब मुझे ध्यान है, शायद 2018 में सर्वभाषा कवि सम्मेलन का रिकॉर्ड है, वो भी आकाशवाणी की तरफ से आपके नाम है। जी, आकाशवाणी इंदौर में सर्वभाषा कवि सम्मेलन हुआ था और उसमें वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बना था, क्योंकि उसमें क्या होता है कि विभिन्न भाषा के कवि आते हैं और उसके अनुवादक आते हैं। तो मैं आसाम से मृदुल हलोई थे, उनकी अनुवादक के रूप में गई थी और इतना अच्छा लगा सबको। और मुझे जहाँ तक है कि आप भी उसमें थे भैया, तभी आपको याद है क्योंकि आप थे सब उसमें, और बहुत अच्छा लगा था उन लोग को जी। कार्यक्रम बहुत अच्छा, बहुत पूरे भारत और भारत के बाहर भी उसकी यादें तो अभी तक आती हैं। आप भी अनुवादक के रूप में गए थे? जी, मैं
डोगरी भाषा के अनुवाद डोगरी भाषा था। हमारी बहन है वहाँ से डोगरी की, तो उनका अनुवादक था मैं। जी। लेकिन उनकी जो उस समय की जो टीम थी, रामदयाल बैरवा जी वगैरह की, बहुत अच्छे लोग थे। रामदयाल बैरवा जी बहुत जेंटल लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हम तो उन्हीं के ही कारण गए थे, और आपके और उनके कारण ही हमें मंच मिला था। जैसे दीदी, इस तरह से आप जो काम कर रही है, तो कुछ आपने महत्वपूर्ण महापुरुषों की भी जीवनी लिखी है साहित्य में जी, उनके बारे में कुछ बताएं। जी, जैसे कनकलता बरुआ आप बता हाँ जी, कनकलता बरुआ स्वतंत्रता सेनानियों की सबकी, विवेकानंद जी के बारे में, विवेकानंद की लिखी है। विवेकानंद की पूरी एक उनकी जीवनी भी लिखी है, और विवेकानंद की जो प्रसिद्ध उनकी जो सत्य कहानियां हैं उस पर एक पुस्तक लिखी है जी। और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके ऊपर भी कई जीवनियों की 4-5 पुस्तकें मेरी, महिलाओं की अलग हैं और पुरुष वर्ग की अलग है, तो और साहित्यकारों की है। तो क्योंकि वो लेखन का यही मकसद है कि भले ही आज नेट पर सब कुछ है, लेकिन हमारे अपना स्थान है, और हमारे बच्चे जो है ना नेट में से नहीं ढूंढेंगे। अगर कभी लाइब्रेरी में बैठेंगे स्कूल की या अपने कॉलोनी की, जहाँ भी लाइब्रेरी पुस्तकालय बने हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार तो खोल के देखेंगे और उनका मन करेगा कि थोड़ा बहुत इसको पढ़ ले। नहीं तो आजकल जो समय आ रहा है वो बच्चे इन तरफ ध्यान नहीं देते, और ये हमारे बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं। हमें स्वामी विवेकानंद की आपने चर्चा की है, तो मैं स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानती हूँ। स्वामी विवेकानंद के ही मैं के विद्यालय से जुड़ी और केंद्र से जुड़ी हूँ। मैं केंद्र की कार्यकर्ता हूँ, कन्याकुमारी से वहाँ की कार्यकर्ता हूँ 2090 से, और अभी तक वहाँ का कार्य मैं कर रही हूँ 1990 से। और वहाँ पर हमारे संस्कार वर्ग, योग वर्ग, ये सब चलते रहते हैं, और मैं उसमें पूरा भाग लेती हूँ, करती हूँ। और कभी कभी कन्याकुमारी भी जाते हैं, वहाँ आचार्य प्रशिक्षण शिविर होते हैं, तो 1-1 महीने के, वो भी हम अटेंड करते हैं। तो स्वामी जी ने जो कार्य किया है ना, स्वामी जी कभी मुझे क्यों अच्छे लगते, स्वामी जी ये कहते थे कि साधु संत बन के नहीं बैठना है, अपने को सुधार के फिर समाज को सुधारना है। मैन मेकिंग मतलब नेशन बिल्डिंग उनका वो था कि एक एक व्यक्ति को बनाओ और उससे राष्ट्र बनेगा। तो एक एक व्यक्ति को बनाना यानी उसको संस्कार के द्वारा बनाना, संस्कार शिक्षा। तो ये मैं स्वामी जी का वो कार्य जो है मुझे मैं किसी भी पार्टी की नहीं हूँ मैं, लेकिन ये चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ऐसा नरेंद्र मोदी जी ऐसा लगते हैं कि जैसे स्वामी जी के जो अधूरे कार्य थे उनको वो पूरा कर रहे हैं। और मैं किसी पार्टी से मेरा वो नहीं है, लेकिन मैं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित, मैं व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होती हूँ, उसके कृतित्व से प्रभावित होती हूँ, और उसको मैं मानती हूँ। मैं किसी पार्टी को नहीं मानती हूँ। हर पार्टी में हर तरह के लोग हैं, तो मुझे नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व और कृतित्व कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद जी के काफी कुछ करीब लगता है मुझे, कि जो उन्होंने अधूरे कार्य छोड़े हैं उन्हें लगता है कि शायद वो पूरा कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में तो मैं जितना बोलूं उतना कम है। उनकी तो एक एक कहानी इतनी शिक्षाप्रद है, डर के आगे जीत है, मतलब एक एक कोटेशन खाली ले लें, आत्मशक्ति आत्मबल जो मेरे अंदर आज है, मैंने स्वामी जी को ही पढ़ के लिया है। बिल्कुल, कि पहले हम अगर सबसे पहले आत्मबल अपने अंदर बढ़ाना है, जब तक हम आत्मबल नहीं बढ़ाएंगे हम किसी कार्य क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो आज के समय में हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, उसमें आत्मबल की, आत्मविश्वास की बहुत कमी है, कॉन्फिडेंस बहुत कम है उनका। और भैया मुझे जहाँ तक ज्ञान जितना है, मैं कहूँगी कि आत्मविश्वास कहाँ से आता है, कि जितना हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और अध्ययन करते हैं, जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं उसका हमें ज्ञान हो, उस क्षेत्र का अध्ययन करें और सच्चाई सत्यता के साथ आगे बढ़ें, फिर हमारा आत्मविश्वास खुद बनता है। बिल्कुल। तो ये साहित्य के साथ साथ और भी आप कई सारी और संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, और भी सामाजिक कार्य कर रही हैं आप। मैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से जुड़ी हूँ, संघ की शाखा एकल विद्यालय से जुड़े हैं जी, और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से जुड़ी हूँ, लायंस क्लब से, नरविल क्लब से जी, और जेसीआई क्लब से भी है। तो ऐसे करके काफ़ी सामाजिक संस्थाएं जिनसे जुड़कर मैं कार्य कर रही हूँ, और जिनसे नहीं, क्योंकि इतना सारा नहीं हो पाता जुड़ पाते, पर मुझे सभी संस्था के लोग बुलाते हैं, और मैं वहाँ जाके जितना भी उनका मार्गदर्शन कर सकती हूँ मैं करती हूँ, क्योंकि अब मैं कोई आप
पे कार्यक्रम चल रहा है कि आप गौ माता के ऊपर भी कोई कार्यक्रम कर रही हैं शायद। जी भैया, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अभी हम लोग का दिल्ली में 15 जून को सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक अखिल भारतीय शाकाहार परिषद की तरफ से एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें धरना प्रदर्शन है कि गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना है। अच्छा। क्योंकि जिस तरह हिरन है उसको राष्ट्रीय धरोहर है, मोर राष्ट्रीय धरोहर है, कोई मार नहीं सकता, उस पर बैंड है कि फाइन लगेगा, तो गौ माता पर तो होना ही चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हो भैया कि हमारे जो वैदिक संस्कृति सनातन धर्म है उसमें गाय में ये कहा गया 33 प्रकार के देवता रहते हैं, और मैं इसको वैज्ञानिक सत्यता के साथ बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने प्रूफ करके देखा है। क्योंकि गाय आज ऐसा जानवर है, ऐसा मैं पशु बोलूंगी, ऐसा है कि जितना समझदार गाय कोई पशु ऐसा नहीं है। बिल्कुल, और आस्था का भी केंद्र है। आस्था का तो अलग है, वैज्ञानिकता उसमें देखिए मैं बताऊं आपको, जो माँ शब्द है, जो बच्चा जन्म लेने के साथ माँ बोलता है, ये सिर्फ गाय है जो पशु जो माँ बोलती है, और कोई गाय पशु जो को आपने माँ बोलते नहीं सुना होगा। और उस माँ की आवाज़ जो बच्चे की माँ से पूरा मिलती है, जिससे जो इंसान के हम बोलते हैं। और भी जो है, जैसे अभी था पहले कि गाय का जो उपले बनाते हैं गोबर से, जो कंडे बोलते हैं, तो पहले वैदिक संस्कृति से मैं वैज्ञानिकता बता रही हूँ आपको कि उससे जो हवन होता है ये आज नहीं शुरू हुआ है। आप उठा के देखिए, हजारों साल पहले क्यों करते थे? क्योंकि एक ऐसा पशु जिसके गोबर में भी इतनी पवित्रता है, घर को जो लिपा जाता था, कच्चे घर होते थे, मिट्टी और गोबर से लिपे जाते थे, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। साइंटिफिक वैज्ञानिक ये रीजन है उसमें कि कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, मच्छर नहीं आते हैं। पवित्रता तो हमने उसमें आध्यात्मिकता डाल दी, लेकिन वैज्ञानिकता ये है, और ये सत्य है। आज भी कहते हैं कि थोड़ा सा गोबर डालकर घर को करो। और तो गाय तो उसका हर पंचगव्य जो सब कुछ हम उसी से बड़े हो रहे हैं, दूध दही मक्खन घी खाकर। बिल्कुल। तो उसका तो हमें धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर करना ही चाहिए जी। अगर हम उसको गौ माता, तो हम एक आदर के रूप में इसलिए बोलते हैं, सम्मान के रूप में, क्योंकि बच्चा जन्म से ही माँ के दूध के बाद पहला दूध जब शुरू करता है तो वो गाय का होता है, तो वो एक माँ है हमारी। बिल्कुल। जिस तरह माँ के दूध से बच्चा बड़ा होता है, हम आप सब बड़े हुए, वो गाय का दूध पीते हैं। बिल्कुल। तो उसके तो हमें धरोहर। जिस तरह से सारी चर्चा हमारी आपकी चल रही है कि साहित्यिक हुस्न हुआ, सामाजिक हुस्न हुआ, सांस्कृतिक जो आप कार्य करेंगे, अब फिर वापस हम लौटते हैं जी। साहित्य में आजकल आप क्या लिख रही हैं? साहित्य में अभी मेरा एक चल रहा है उपन्यास जी, जिसके कि आधा हो चुका है और बहुत जल्द मैं उसे पूरा करूंगी। एक मेरा प्रबंध काव्य चल रहा है, नारी के ऊपर चल रहा है जी, जो पूरी पुस्तक नारी के ऊपर होगी। तो 2 पुस्तकें वो चल रही हैं, और कुछ कहानियाँ रचनाएं तो चलती रहती हैं। जैसे काव्य तो मैं इसको ऐसी विधा मानती हूँ कि काव्य के लिए ना कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, काव्य अनायास आ जाता है, अंदर से आ जाता है। मैं कई बार सोचती हूँ मुझे काव्य नहीं लिखना है, पर वो पता नहीं कब 4 पंक्तियां मेरे दिमाग में आती हैं, वो 4 पंक्तियां हम लिख देते हैं, फिर वो आगे आगे कविता बनती चलती है। तो काव्य जो है सबसे सरल विधा है साहित्य की। उसके बाद जो है कहानी है, कहानी में लघु कथाएं जो हैं, लघु कथा सरल है, लेकिन जो बड़ लंबी कहानियां होती हैं, अगर उसको एक बैठक में नहीं लिखे तो तारतम्य थोड़ा टूट जाता है। तो उसकी भी मैं कोशिश करती हूँ। और मेरी आप कहानियों की चर्चा करें तो मेरी जो कहानियां हैं ना, वो यथार्थ पर आधारित होती हैं। मेरे चारों तरफ कहानियां घूमती हैं। मैं जहाँ भी निकलती हूँ प्रवास में, अभी दिल्ली प्रवास में हूँ, तो मैं बहुत सबसे बात करती हूँ, सबके बारे में पूछती हूँ, आप कहाँ से क्या। अब मैं आपको एक चर्चा सुनाऊंगी और मैंने उसके ऊपर कहानी लिख दी है। अभी मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ आ रही थी, इसमें सदन आश्रम में घर रुकी हूँ जहाँ मैं, जैन धर्मशाला में जी। तो सरकारी टैक्सी ड्राइवर था वो, तो वो मैं से बातचीत करते करते वो मुझे बोला है कि मैडम जी आप बताते जाइएगा कहाँ चलना है। तो मैंने कहा भैया आप बताओ कैसे, मुझे तो मैं पहली बार जा रही हूँ। तो बोलते हैं कि मैंने कहा आपके पास वो नहीं है, मैप नहीं है उसका? बोले मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। तो मैंने ऐसे कैसे होगा? तो बोले आप पढ़ के बताते जाना, ऊपर लिखा रहता है। तो मैंने कहा आप नहीं पढ़ पाओगे? बोले मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। अब मेरी जिज्ञासा उत्पन्न होती गई। अब हम उसके बाद, विनोद कुमार नाम था, बिहार भागलपुर के रहने वाले, तो उसने जो बताई अपनी कथा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
बोले कि मैं शॉर्ट में आपको थोड़ी सी बता रही हूँ कि जब हम छोटे थे, हम 7 बहन भाई, 5 भाई और 2 बहनें। पिताजी तो जन्म देके, उसने यही शब्द बोला था, पिताजी तो 7 बच्चों को जन्म देके कंठीधारी हो गए, और माँ जो थी बेचारी, उस समय भागलपुर में जो जमींदार और चौधरी लोग होते थे, तो उनके घर में कच्ची मिट्टी के घर होते थे, तो वो गोबर और मिट्टी से लीपती थी, तो मिट्टी पठार से काट के लाती थी, सिर पे रख के उनके घर लीपती थी। और वो जो फटकन होती है, बोल रहे थे कि चावल जो फटकते हैं, किनकी, जिसको फटकन बोलते हैं, बदले में वो मिलती थी, तो माँ लाके उसको पानी में बॉईल करके थोड़ा नमक डाल देती थी, और हम सब बहन भाइयों के उसके 4-4 लड्डू बना कर रख देती थी। ये खा के हम बड़े हुए। तो अब बताइए दीदी कि मुझे मैडम जी बोल रहा था, मैडम जी कि अब हम ये खा के तो हम बड़े हुए, और हमने उन्हीं की जमींदारों के बच्चों की उतरन पहनी है, उसमें भी हम लड़ते थे। तो माँ क्या करती थी, खुद बांटती थी कि तुम ये पहनोगे, तुम ये पहनोगे, तो हम पढ़ते कहाँ से। तो मैंने वो जो आप बता रहे हैं कहानी, तो मेरी तो यहीं से कहानियाँ निकलती हैं, वो मेरी कहानी तो जैसा जमीनी जो यथार्थ चीज़ है, वही आपके पात्र होते हैं। मैं उसमें कहानी लिख रही हूँ, और मैंने यही कहानी का नाम भी दिया है कि फटकन के लड्डू, उसका नाम मैंने यही दिया, फटकन के लड्डू। तो मैंने यहीं दिल्ली में आके वो कहानी अभी लिखी, अभी मैं 1 दिन पहले आई हूँ, और आके मैंने वो कहानी लिख दी। तो यथार्थ पे ऐसी कहानियाँ चलती हैं। और फिर उसने ये भी बताया कि अब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने बोला फिर आपने मोबाइल क्यों नहीं लिया। तो मोबाइल कहाँ से लूँ, क्योंकि सरकारी वाले बहुत कम पैसा देते हैं। तो बोले मैं 2 फेरे करूँगा, इतनी 5000 गाड़ियाँ खरीद ली हैं उन्होंने, और हमें एक को 2 फेरे करने मिलते हैं, और 100 रुपये मिलते हैं, मतलब 1 फेरे का। तो मैंने उसको अलग से भी पैसे दिए, और बोले कि मैं मोबाइल नहीं खरीद सकता, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। एक बेटी उसकी 4थी में पढ़ती है, बेटा 2री में पढ़ता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने कहा ये अच्छा है। तो बोला जो दुख हमने उठा रहे हैं कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो मेरे बच्चे ना उठाएं। बिल्कुल। तो ये कहानियाँ बस यथार्थ से चारों तरफ घूमती हैं, वो हम उठा लेते हैं और वही हम लिखते हैं। तो जिस तरह से आप लिख रही हैं, और वही चीज़ है कि एक तरह से विरासत में कोई चीज़ नहीं मिली। आप जो साहित्य में यहाँ तक पहुँची हैं, वो भी संघर्ष से, निसंकोच संघर्ष के बल पर पहुँची है। आप आगे आने वाली पीढ़ी जो लिखने का प्रयास कर रही है या लिख रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। संघर्ष तो है ही। अब मैं संघर्ष का एक और भी पॉइंट आपको यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि हमने संघर्ष लेखन में कहाँ कहाँ किया। परिवार में जो मैं अपने विवाह के बाद आई, तो कोई किसी की बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रही। मेरे परिवार में तो बिल्कुल रुचि नहीं थी किसी की लेखन में, क्योंकि हम बिजनेसमैन फैमिली में आए हैं। हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे सराहते थे जब मुझे उन्हें समय मिलता था, पढ़ते थे। वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो मेरी जब कोई कमी बहुत निकालते हैं और अच्छे आलोचक हैं। बिल्कुल। तो वो अब उन्हें समय नहीं मिलता। शुरू में उन्होंने काफ़ी पुस्तकें पढ़ी हैं, और मैंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, 170 पेज की है, वो उन्होंने पूरी पढ़ी है और उसकी कमियां नहीं बताई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो बायोग्राफी लिखी है मोदी जी की। जी, तो उनको अच्छा लगा। अच्छा, और आपने बोला कि नए लोगों को क्या देना है, तो वो ये मान के चले कि लेखन साहित्य एक तपस्या है। एक दिन में आप वो सोचे कि हम बहुत मुकाम हासिल कर ले, तो ये संभव नहीं है। और आज बहुत छोटे, बहुत ज़्यादा पैसा लेकर बहुत लोग डिग्रियां दे रहे, क्या प्रमाण पत्र देते हैं, क्या क्या करते हैं। इस सब चक्कर में ना फंसे, अपना अच्छा साहित्य लिखे, अच्छा लेखन लिखे, उसके बल पर ऊपर उठे, वही आपको सम्मान दिलाएगा, वही आगे ले जाएगा। अगर उन सब चक्कर में पड़ गए और कि आपको सम्मान पत्र मिल रहे हैं, और आपने आज यही चल रहा है कि आप हमें 5000 रुपये दो, हम आपको सम्मान पत्र देंगे। अच्छा, समाज में ऐसा चल रहा है। तो और बहुत सारे जो नए नवांकुर जो हैं साहित्यकार, और विशेषकर मैं देखती हूँ उनमें महिलाएं हैं, क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं होता, और वो सोचती है कि हम जल्दी प्रसिद्धि पा लेंगे, और इन सब के चक्कर में पड़ जाती हैं और बहुत पैसा। मैं तो उनको सीख देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा महिलाएं मिलती हैं साहित्यकार ग्रुप में कहीं। तो मैं कहती हूँ कि ये आप ये नहीं करके, आप उसमें ये नहीं देके, आप 5-7 हज़ार जो है अपनी पुस्तक में दीजिए। बिल्कुल। और पुस्तकों में भी ऐसे साहित्यकार प्रकाशक को दीजिए जो आपको लूटे नहीं। ISBN नंबर लीजिए। तो मैं इस तरह की सीख उनको देती रहती हूँ कि लेखन में अपना सुधार करिए और कभी संतुष्ट मत होइए। और मैं ये कहती हूँ भैया, मैं आज भी अपना जब पुराना साहित्य का नया भी जब उठा के देखती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने बकवास लिखा है।
अच्छा। मैं कभी संतुष्ट नहीं होती हूँ। मैं कहती हूँ ये कुछ लेखन है, तो मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ अपने लेखन से, और मुझे लगता है कि अभी मुझे और अच्छा लिखना है, बहुत कुछ लिखना है, बहुत अच्छा लिखना है। तो ये है, नए नवांकुर को यही कहूँगी कि संतुष्ट भी ना हो और अच्छा लिखने का प्रयास करें, अच्छे लोगों को पढ़ें, अच्छे साहित्यकारों को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लिखे कम से कम। क्योंकि मैं आज इस उम्र में भी, आज मैं अब 60 साल की होने वाली हूँ, इस उम्र में भी मैं पढ़ती हूँ दिनकर को, निराला को, जो पुराने, इनका तो कितना साहित्य है, प्रेमचंद का, कि हमने तो पूरा पूरा थोड़ी पढ़ पाए होंगे। तो जो भी नया दिखता है मुझे, कि जो मुझसे छूट गया है कि अरे ये नहीं पढ़ा है, तो उसको उठा के पढ़ती हूँ। मुझे भक्ति काल के कवि बहुत अच्छे लगे हैं। मेरा जो पीएचडी मैंने कबीर पे की है, वो उसका कारण था ये कि कबीर जो है ना, कब लिख गए, 5000 साल पहले, लेकिन आज 500 साल पहले, सॉरी, और आज भी जो है कबीर जो है समसामयिक है। बिल्कुल। एक दोहा उठा के देख लीजिए रहीम का, कबीर का, वो समसामयिक है। बिल्कुल। तो मुझे वो, और रहेगा, बिल्कुल सही, जब तक दुनिया रहेगी रहेगा। बिल्कुल। तो उनको पढ़ें। मैं ये कहती हूँ, भक्ति काल के बहुत अच्छे अच्छे संत, कबीर तो कवि थे ही नहीं, संत थे, बिल्कुल, उनको पढ़ें। फिर हमारे आधुनिक काल के जो छायावादी कवि हैं, अगर काव्य के क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनको पढ़ें, अगर कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, तो नागार्जुन को पढ़ें। मैला आंचल नागार्जुन का कितना, फणीश्वरनाथ रेणु का, नागार्जुन का तो अलग है, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, तो वो है। वृंदालाल वर्मा का ब्रगनेनी है। तो ऐसे मतलब अच्छे अच्छे उपन्यासकार रहे हैं, और धर्मवीर भारती भी हैं अपने, तो इनको पढ़े सब। लेकिन आज के जो साहित्यकार है ना, पढ़ते तो बिल्कुल नहीं, पढ़ते कम हैं, लिखते ज्यादा। और वो कहाँ से लिख पा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ पाता है। क्योंकि उनसे अगर किसी एक साहित्यकार का नाम पूछा जाए तो वो भी शायद उनको नहीं, उनके जहन में आता है कि कोई साहित्यकार जो पुराने भक्ति काल या रीतिकाल के तो बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे। मुझे तो रीतिकाल के केशव बड़े पसंद थे। केशव का मुझे, उनकी पोइट्री रटी हुई थी, रत्नावली, केशव रत्नावली, तो उनकी तो मैंने वो क्या था, मुझे अभी पंक्ति। जैसे आप इतने सारे भारत के नए और पुराने साहित्यकारों की चर्चा कर रही हैं, पुराने जो साहित्यकार हैं उनमें सबसे नज़दीक साहित्यकार कौन से आपके? पुराने साहित्यकारों में जैसे वही मैंने बताया कि भक्ति काल में तो मैं कबीर, रहीम, मीरा, सूरदास, उनमें कौन आपके ज़्यादा नज़दीक है? तो कबीर मेरे सबसे नज़दीक है। और वर्तमान समय में जो, वर्तमान में सबसे मैं कहूँगी कि मैंने पंत जी को काफ़ी, सुमित्र नंदन पंत जी जो हैं, वो मेरे नज़दीक है। क्योंकि फर्स्ट मैं वहीं से प्रभावित हुई थी। वो प्रकृति के जो चितेरे हैं ना, और मैं भी प्रकृति प्रेमी हूँ। मैं भी आज भी सुबह उठकर 1-2 घंटा मैं अपनी पेड़ पौधों को देखती हूँ। मेरे घर में 500 पौधे हैं, तो मैं उनको समय देती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, तो वो मेरे करीब है। पढ़ते सबको हैं, पंत जी की रचनाएं जो है मेरे करीब हैं थोड़ा। अच्छा, वर्तमान समय में एक और, चूंकि हम आपके साक्षात्कार के अंतिम चरण में हैं जी, वर्तमान समय में जो मंच की स्थिति है, इसके ऊपर आप बेबाक कुछ कहना चाहेंगे? मंच की स्थिति तो भैया किसी से छुपी नहीं है, आप भी जानते हैं। मंच आज बिक रहे हैं, लेखक साहित्यकार बिक रहे हैं मंचों पर। मैं तो किसी मंच पे नहीं जाती हूँ। बहुत कोई बड़ा साहित्यिक मंच होता है, जैसे इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल है, तो उस मंच पर जाती हूँ, या कोई और अच्छे साहित्यिक मंच होते हैं। आज मंच जो है फूहड़पन हो गया है, और जिसमें वो क्या करते हैं, 5-6 कवि ले लेते हैं और एक महिला को रख देते हैं, और बस छीटाकशी, चुटकुलेबाजी, ये मंच पर चल रहा है। तो इस तरह ये क्या हो रहा है? साहित्य कहाँ जा रहा है? अब ये साहित्यकार नहीं है। 2-4 तुकबंदियां कर ली, और चाचा जी आप आइए, और दादाजी आप, मैं 2-4 जैसे कहीं पर उसमें देखा है वीडियो। हाँ, मैंने कभी वैसे मंचों पे नहीं गई हूँ, मैंने कहीं वीडियो में देखा है कहीं पर ऐसे, तो मुझे वो बिल्कुल भाता नहीं है। मैं ऐसे मंचों पर जाना बिल्कुल पसंद, अब तक तो मैं नहीं गई हूँ, ना मैं जाऊंगी ऐसे मंचों पर। और मैं ये लोगों को भी कहना चाहूंगी कि अगर वास्तव में आप अच्छे साहित्यकार हैं तो आप ऐसे मंचों से बचकर रहिए। ये अब मंच आपको कुछ नहीं देंगे, और अगर मैं साफ शब्द में कहूँ तो शायद बदनामी दे सकते हैं, बिल्कुल, और कुछ आपको ऊंचाइयां कुछ नहीं देंगे। तो अच्छे मंच होते थे, हम जब छोटे होते थे, हमारे रामपुर में नुमाइश लगती थी, बड़े बड़े हमारे नीरज कवि आते थे, गोपाल दास नीरज जी आते थे। घंटों हम लोग, रात में शुरू होता था कवि सम्मेलन 9-10 बजे से, सुबह के 4 बजे तक चलता था,
और लगता ही नहीं था कि नींद आ रही है, और हम लोग बैठे रहते थे वहाँ पर। तो अब ऐसे मंच है नहीं, और मैं चाहूँगी कि जो बड़े मंचों को चलाने वाले लोग हैं, जो आयोजक संयोजक हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगी कि कम से कम ऐसे मंच बनाएं, और हम उन मंचों पर आने के लिए तैयार हैं। और अगर मैं यही कहती हूँ सबको कि हम जैसा परोसेंगे लोग वैसे ही खाएंगे। आज हम परोस ही अच्छा नहीं रहे तो लोग वैसे ही खा रहे हैं, तो कमी हमारे अंदर है। हम अपनी कमी सुधारें, हम अच्छा परोसें। जैसे फिल्मों में भी वही है, जैसी फिल्में दी जाएंगी लोग वैसे ही लेंगे। बिल्कुल। तो यही मेरा कहना है। अच्छी फिल्मों की भी बहुत ज़्यादा मांग है, अच्छे साहित्य की भी बहुत अच्छी मांग है, और अच्छे मंच की भी बहुत अच्छी मांग है। हम दे नहीं रहे, बिल्कुल हमें देना पड़ेगा। अब अच्छे जो परोसने वाली बात है, अपने कवि शैलेंद्र जो थे, तीसरी कसम जो हुई थी, उसमें उनको कहा गया था कि वो गाना है ना कि चारों दिशाओं से कहेंगी, कुछ एक गाना था, तो उनसे कहा गया कि दिशाएं तो 4 होती हैं, आपने 10 क्यों डाली उसमें? तो तब उन्होंने कहा था कि ईशान कोण, ये कोण करके 10 होती हैं दिशाएं। तो उनके पीछे लोगों ने काफी कहा कि आप 4 ही दिशाएं बोलिए, उन्होंने नहीं माने। तब उन्होंने ये कहा था कि हम अगर लोग गलत है तो हम तो उसको सुधार सकते हैं, हम सुधार सकते हैं, और ये काम साहित्यकारों का है, कवियों का है, अच्छे लोगों का है। तो हम तो यही कोशिश करते हैं, और मेरा तो लेखन इसी तरह का है कि समाज और राष्ट्र में कहीं कुछ सुधार हो सके। तो यही है भैया, चल रहा है। नवांकुरों को मैं यही कहूँगी कि खूब लिखें, अच्छा। और कोई विशेष बात जो आप हमारे नए साहित्यकारों को कहना चाहती हो, और जो आपका अनुभव कहता हो कि भाई ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए? और साहित्यकारों को मैं ये भी कह सकती हूँ कि लेखन से पहले जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप भी बन रहे हैं, वो अच्छे हैं। मुझे कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे ग्रुप में जुड़ रहे हैं, उसमें कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कोई विषय देते हैं और उसमें सिखाते भी हैं, तो आप उसमें जुड़ें और उसमें सीखें। हमारा एक पूर्वोत्तर का ग्रुप है, पूर्वाशा करके है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसकी पूर्वाशा पत्रिका भी निकलती है। तो उसमें अच्छे लोग जुड़े हैं, बड़े अच्छे साहित्यकार। तो एक एक विधा देते हैं कि आप इस छंद पर लिखिए, आप दोहा लिखिए, चौपाई लिखिए, छंद का नाम देकर बाकायदा उसको सिखाया जाता है कि ये छंद में इतनी मात्राएं होती हैं, और जब अगर कोई गलत लिखता है तो उसको बड़े प्यार से कि आपकी ये पंक्ति में आप ये सुधार कर लीजिए, अच्छा होगा, तो अच्छा होगा। तो आप ऐसे समूह से जुड़े, आपको सीखने मिलेगा। क्योंकि इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम और आप तो चलिए हिंदी से जुड़े हुए, हमने छंद पढ़े हैं जी, तो हमें उसका ज्ञान है। लेकिन कुछ जो अभी साहित्य के क्षेत्र में आ रहे हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं या जिनका हिंदी विषय से कोई नाता नहीं रहा, कॉमर्स के हैं, तो अब उनको तो सीखना पड़ेगा ना। तो सीखने के लिए उनको ऐसे मंचों से भी, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े जिसमें उन्हें सीखने का अवसर मिलता है, और सीखें और फिर आगे बढ़े। तो मैं ये भी एक उनको कहना चाहूँगी, हैं अच्छे ग्रुप भी बने हुए जी। तो साथियों, आज के इस रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ थी आदरणीय बहन डॉक्टर निशा नंदिनी भारती जी, जो कि आसाम और पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी भाषा का परचम लहरा रही हैं। आज उनसे उनके अनछुए जीवन के अनछुए पहलुओं पर चर्चा की और कई बेबाक